अगर आपने ब्लैक बुक की पार्ट 1 देखी है तो आज की क्लास उसे एक लेवल ऊपर ले जाने वाली है, और अगर पार्ट 1 मिस कर दी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज के 40 ईडियम्स और जो फ्रेजेज हैं ऐसे हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास की थी टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेज जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसकी आज ये पार्ट 2 है, और इसमें हम लोग आज 40 से 80 तक के मतलब 40 ईडियम्स और फ्रेजेज और भी करेंगे। तो इनको भी आज भी हम इन्हें फनी और नेमोनिक्स और डेली लाइफ एग्जाम्पल और जैसे पीवाईक्यू की मदद से ऐसे याद करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में मीनिंग अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, और साथ ही क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो इस क्लास की पीडीएफ है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल विवेकानंद कैरियर पाथ पर मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नई वीडियोज़ आएंगी इसका जो पार्ट अभी इसके पार्ट 5 आएंगे, क्योंकि 5 पार्ट में हम लोग 200 ईडियम्स और फ्रेजेज को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और एक चीज़ है कि आज के क्लास के अंत में एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि वीडियो के अंत में मैं रैपिड रिवीजन करवाऊँगा, और अगर आप बिना देखे 30+ ईडियम्स बता पाए तो समझिए कि आपकी वोकेबलरी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की वोकैब को शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए क्या है पहला वर्ड आज का। तो पहला वर्ड है आज का टू टर्न अ डीफ ईयर। इसका एज अ एग्ज़ाम पेपर क्या मीनिंग है इंग्लिश में देखेंगे। तो डिस रिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, या टू बी इनडिफरेंट, या निगलेक्ट। मतलब कान पर जूं तक ना रेंगना, मतलब किसी बात को अनसुनी करना। ठीक है, टू टर्न अ डीफ ईयर। डीफ का मतलब क्या होता है? बहरा। ठीक है, तो क्या है कि जैसे किसी ने किसी को कोई बात बोली और उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने उसको ध्यान ही नहीं दिया, तो उसको बोलेंगे टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब कान पर जूं तक ना रेंगना। अब निमोनिक्स क्या है आज का? बहुत अच्छा है, देखो पढ़िए। डीफ का मतलब होता है बहरा। क्या है कि किसी की बात सुनकर ऐसे रिएक्ट करना जैसे आप बहरे यानी डीफ हों, यानी बात को जानबूझकर इग्नोर या सुनी अनसुनी कर देना। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो 10 बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो अगर आप लोग नहीं समझे, देखो इसका क्या है अर्थ, कि जैसे आपसे किसी ने कोई बात बोली और वो आपके मन की नहीं है, मतलब आप उस चीज़ को उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं, तो क्या होता है उसके लिए लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसा फील सामने वाले को दिला देते हैं कि मैंने इस बात को सुना ही नहीं। ठीक है, तो वही है कि टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब अपने आप को बहरा साबित कर देना, जैसे होता है ना कि मैंने सुना ही नहीं, तो उसी को बोलते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। देखो वर्ड क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स क्या है इसका? अंडर द हिडन मीनिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग या फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड अपीयर टू एक्सप्रेस। मतलब कहते नहीं कि कम कहा गया और उसको ज़्यादा समझना, उसको क्या बोलते हैं? रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक, अब इसको याद करने का क्या तरीका है? तो याद करने से पहले हम लोग इसका एक बार हिंदी में अच्छे से अर्थ समझ लेते हैं कि छिपा अर्थ समझना या अनकहे भाव की समझना। तो ये क्या है छिपा अर्थ समझना? जैसे कुछ लोग दो अर्थी बातें करते हैं, सुना आप लोगों ने देखा होगा कि कहते उनके वर्ड कुछ और होते हैं और वो उनका जो अर्थ होता है वो कुछ और होता है। मतलब कहते कुछ हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन सामने वाला वो बात समझ जाता है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। अब याद करने का तरीका और देखते हैं। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। सारे जितने भी वर्ड हैं ना, जितने भी मैंने लाए हैं, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं और अब भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर के सारे वर्ड हैं। तो देखो
दो लाइंस के बीच खाली जगह में क्या लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करना, मतलब जो बात साफ साफ नहीं कही गई, छिपा हुआ अर्थ है, उसे समझना। ठीक है, अब देखो वहाँ पर हम लोगों के पास केवल यही वर्ड रहेगा, रीड बिटवीन द लाइंस। तो हम लोग कैसे इसको याद करेंगे कि जैसे दो लाइनें कही गई, एक लाइन ये कही गई और एक लाइन ये कही गई, तो लाइन जो कही गई वो तो साफ है क्या वर्ड कहे गए, लेकिन जो इनके बीच का अर्थ है, रीड बिटवीन द लाइंस, अब क्या है, ये आप लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बीच में पढ़ रहे हैं, तो बीच में वैसे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन क्या लिखा है मतलब उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइन, मतलब दो लाइनों के बीच में पढ़ना। अब समझ गए होंगे आप कि जो बातें नहीं कही गई हैं उनको समझना, क्या बोलते हैं उसको, रीड बिटवीन द लाइंस। तो इसके लिए ये सारे वर्ड लिखकर वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगला वर्ड है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का अर्थ क्या है, अ वेरी इजी टास्क, मतलब बच्चों का खेल या आसान काम, हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों का खेल या आसान काम। इसको इसका इडियम्स क्या है, अ पीस ऑफ केक। अब याद कैसे करेंगे कि केक, केक से क्या है कि केक खाना कितना आसान और मज़ेदार होता है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, यानी कोई भी काम बहुत ही आसान हो। ठीक है, केक खाना क्या है, केक खाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, आराम से खा सकता है, कोई भी खा सकता है। जैसे तो वह उसी प्रकार इसको रिलेट किया गया है कि जैसे केक को खाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, तो कोई ऐसा कार्य है उसको करने में मतलब ऐसा फील है कि बिल्कुल केक खाने जैसा है, मतलब कोई मेहनत ही नहीं लग रही है, कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आराम से उस काम को किया जा सकता है। बच्चों वाला खेल जिसको बोलते हैं, तो उसको पीस ऑफ अ केक कहेंगे। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड है देखो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है अनस्टेडी या इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से। ठीक है, इरेगुलरली का मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, याद करेंगे इसको हम लोग पुरानी बाइक जो कभी स्टार्ट हो जाए और कभी बंद होकर फिट दौरे पड़ने लगें। ठीक है, कभी स्टार्ट होकर फिट पड़ने लगें, फिट मतलब क्या होता है, दौरे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखो, फिट मतलब होता है दौरे पड़ने लगें, मतलब वो फिर से बंद हो जाए, बार बार स्टार्ट हो बंद हो, मतलब वो लगातार रेगुलरली नहीं चल रही है, अनियमित है। ठीक है, जैसे कोई बाइक है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, तो क्या है, बाई से हम लोग रिलेट करेंगे बाइक। बाइक क्या है कि वो रेगुलर नहीं चलती है, मतलब फिट नहीं रहती है, और बार बार फिट होती है, मतलब कि बंद होती है, चालू होती है, उसको मतलब दौरे टाइप में पड़ रहे हैं कि पता चला स्टार्ट हो गई, थोड़ी दूर गई, फिर बंद हो गई, फिर स्टार्ट हुई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर बंद हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, बाई फिट्स एंड इट्स स्टार्ट, मतलब वो अनियमित नहीं है, इरेगुलर है, तो उसको बोलेंगे। आओ अगला वर्ड देखते हैं, क्या है कि बाई लीव्स एंड बाउंड्स। बाई लीव्स एंड बाउंड्स का क्या अर्थ होता है, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, रैपिडली, स्विफ्टली, इसको बोलते हैं बाई लीव्स एंड बाउंड्स। दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब इतना तेजी से, बहुत तेजी से। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, 30 बार पूछा गया, 13 बार। क्या है, लीप मीन्स होता है छलांग। ठीक, देखो जो वर्ड होता है ना वही अर्थ बिल्कुल बताता है, अगर आप लोगों को एक बार अच्छे से समझा दिया जाए ना तो कभी भूलेंगे नहीं। जो ये प्रॉब्लम है, जो टीचर्स लोग आप लोगों को समझाते हैं तो उनका क्या है, बस ऐसे अर्थ बताते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग रिलेट करके याद करेंगे तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। जो वर्ड होता है वही बिल्कुल अपना अर्थ बताता है, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखो आप लोग जब हिंदी की कहावतें देखते हैं तो आप कहीं पढ़े हो ना पढ़े हो, कभी सुनते होंगे, तो उसका अर्थ कुछ ना कुछ तो आप लोग रिलेट कर ले जाते हैं कि हाँ इसके कहने का अर्थ क्या है, कभी ना पढ़ा हो फिर भी। तो वही इंग्लिश का भी है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, कोई ये ग्रामर और ये सब चीज़ें जो हैं इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हैं इंग्लिश, जो जैसे ईडियम्स और फ्रेज पे, तो ये खुद बोलता है। तो अब देखो बाई लीव्स एंड बाउंड्स, लीव्स का मतलब होता है छलांग और बाउंड्स मतलब होता है कूदना। तो क्या है कि कछुए की तरह धीरे चलने की बजाय मेढक की तरह लंबी छलांग लगाकर उसे आगे बढ़ना, यानी बहुत तेजी से तरक्की करना। ठीक है, लीप्स का मतलब क्या होता है, छलांग लगाकर चलना। ठीक है, छलांग लगाकर आगे बढ़ना। तो छलांग लगाकर जब कोई आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, और कछुआ क्या है, धीरे धीरे चलेगा। तो क्या है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाउंड्स का मतलब कूदना।
तो ऐसे रिलेट करके आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो जब लीव्स दिखे तो आपके दिमाग में सीधा छलांग आनी चाहिए, बस पूरा वर्ड हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, बस इतना दिमाग में रख लो। आओ नेक्स्ट वर्ड अब देखते हैं। देखो एक सेकेंड, हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं? 45 46, हाँ सही था। देखो क्या है कि कुक एंड बुल स्टोरी, ठीक है, कुक एंड बुल स्टोरी क्या है कि देखो कुक एंड बुल की स्टोरी कोई मतलब रखती है इसका? मतलब कोई ये मैटर की बात है? कुक मतलब जैसे मुर्गा, ठीक है, मुर्गा, और बुल मतलब सांड। तो कुक और मुर्गा और सांड कोई इसका मतलब है? कोई जैसे कोई बताया कि आओ तुमको मुर्गे और सांड की स्टोरी सुनाते हैं, तो इस स्टोरी का क्या मतलब है? मतलब कहाँ मुर्गा कहाँ सांड, कोई उसका रिलेशन नहीं है आपस में। तो वैसे रिलेट करो कि कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब जिसको कोई मतलब ना ही हो। एन अनबिलीवेबल एंड एब्सर्ड स्टोरी, मतलब एब्सर्ड स्टोरी का मतलब बेतुकी कहानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो, अविश्वसनीय या बेतुकी कहानी को क्या बोलते हैं? कुक एंड बुल स्टोरी। तो वही है, निमोनिक्स भी इसका वही है कि मुर्गे कुक और सांड बुल की आपस में दोस्ती या लड़ाई की कहानी सुनाओगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। मतलब ये क्या है? मनगढ़ंत बात है, बेतुकी बात है। अगर कोई ऐसी कहानी सुनाता है तो मतलब समझो ये एक मनगढ़ंत कहानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो एक बेतुकी बात है, अविश्वसनीय है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गिव समवन द कोल्ड सोल्जर। गिव समवन द कोल्ड सोल्जर, तो इसका क्या अर्थ होता है? डेलिब्रेटली इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड समवन। क्या है कि जानबूझकर नजरअंदाज करना, ठीक है। टू गिव समवन द कोल्ड सोल्जर। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, बहुत अच्छा तरीका। देखो जब कोई आपसे मिलने आए, आप अपने पर रिलेट करके याद किया करिए। देखो जब कोई आपसे मिलने आए और गर्मजोशी से गले मिलने की बजाय अपना ठंडा कंधा, देखो इसमें कोल्ड सोल्जर दिया हुआ है ना, तो क्या है? ठंडा कंधा यानी कोल्ड सोल्जर दिखाकर मुंह फेर ले या इग्नोर कर दे, ठीक है। क्या है कि जैसे आपसे कोई मिलने आया और आपने क्या किया, आप गर्मजोशी से उससे मिलने की बजाय आप क्या करें, बिल्कुल मतलब जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वैसा करके आप अपना आगे बढ़े और मुंह फेर लिया उससे, तो वो क्या हुआ? वो हो जाएगा गिव समवन कोल्ड सोल्जर, ठीक है। ठंडा कंधा ऐसे रिलेट कर लो कि जैसे कोई आया आपसे मिलने के लिए, आप इंटरेस्ट के साथ नहीं उठे, जैसे गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत नहीं किया, आप उसको देखे और साइड से निकल गए, ठीक है। आप साइड से उसके निकल गए तो क्या हुआ? आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर कर दिया, इग्नोर करने का मतलब आपने उसका गर्मजोशी, मतलब जैसे होता नहीं मिलने के लिए क्या होता है? गर्मजोशी से मिलना, और कोल्ड मतलब ठंडा, तो आपने गर्मजोशी से नहीं मिले आप, तो आपको आपने कोल्ड सोल्जर कर दिया उसके सामने। तो बस ऐसे रिलेट कर लो कि इग्नोर करना, किसी को नज़रअंदाज करना जानबूझकर। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो वर्ड क्या है? इन अ नटसेल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। इसका अर्थ क्या होता है संक्षेप में या सटीक रूप में? देखो ब्रीफली एंड कंसाइजली इन अ शॉर्ट क्लियर वे टू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स, ठीक है। ये सारे अलग अलग हैं, टू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड, या इन अ शॉर्ट क्लियर वे, या इन ब्रीफली एंड कंसाइजली। तो क्या है? बहुत ही संक्षेप में, इन अ नटसेल। याद कैसे करेंगे? नट का मतलब बताया ही था आपको, अखरोट होता है। तो क्या है कि अखरोट का जो छिलका होता है, अखरोट का छिलका बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है। अपनी पूरी बात को उतने ही छोटे से हिस्से में समेट कर कहना, मतलब बहुत ही संक्षेप में कहना। देखो अखरोट का जो छिलका होता है क्या होता है? बहुत पतला होता है, ठीक है। ऐसे रिलेट करो कि अखरोट का जो छिलका होता है वो बहुत पतला होता है। तो जितना वो पतला होता है, किसी बड़ी सी बात को उतने में ही संक्षेप में कहना किसी से, यानी कि उस चीज़ को बहुत ही नट सेल में, यानी कि नट के सेल के आकार में, बहुत सी बड़ी बात को नट के सेल के आकार में कह देना, मतलब बहुत ही संक्षेप में कह देना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इन अ नट सेल। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि नट सेल मतलब कि
अखरोट का छिलका, बस याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का अर्थ क्या है? एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है। अब इन द सेम बोट को ऐसे रिलेट करो कि जैसे क्या हुआ कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गए नदी में, ठीक है। आपने क्या किया, कहीं घूमने गए और वहाँ बोले कि चलो नदी की हम लोग सैर करते हैं। तो क्या हुआ, आपने एक बोट बुक की और दोनों लोग उसमें बैठ गए। अब नदी के बीच में गए, अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई नाव में, मान लिया नाव में कोई छेद था या कुछ था, उसमें पानी भरने लगा, ठीक है। अब पानी भरने लगा तो क्या हुआ, अब वो एक आप लोगों के लिए कठिन परिस्थिति हो गई। तो उसमें क्या हुआ, आप और आपका दोस्त क्या है, इन अ सेम बोट हैं, मतलब इन द सेम बोट का मतलब एक ही परिस्थिति में फंस चुके हैं। तो उसको बोलेंगे इन अ सेम बोट। ऐसे रिलेट करो, आराम से याद हो जाएगा कि कोई एक ही जब बोट में फंस जाता है तो उसको बोलते हैं इन अ सेम बोट। अब देखो इंग्लिश में क्या आया था कि इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। याद करने का निमोनिक्स क्या है कि अगर समंदर में नाव डूब रही है और आप दोनों उसी में बैठे हैं, मतलब दोनों एक जैसी मुसीबत में फंस चुके हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, बहुत ही इजी वर्ड है, अगर आप लोग वर्ड से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखो 50 नंबर वर्ड क्या है, पुल योरसेल्फ टुगेदर। क्या है, पुल योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को साथ में पुल करना, ठीक है। अब देखो टू काम वनसेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट एप्रोप्रिएटली। क्या होता है इसका अर्थ कि शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रख कर काम करना, ठीक है। टू काम पुल योरसेल्फ टुगेदर। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, 9 बार ये वर्ड ये भी आया है। देखो क्या है कि याद करने का तरीका कि जब इंसान गुस्से या दुख में बिखर जाता है तो उसे अपने बिखरे हुए इमोशंस को वापस खींचकर, मतलब पुल करके एक साथ, यानी उसको लाना पड़ता है और खुद को शांत करना पड़ता है, ठीक है। मान लो क्या होता है कि किसी के ऊपर बहुत भारी दुख आ गया और कहते नहीं कि ये इसके ऊपर दुख आया तो ये फैल गया पूरा, ठीक है। होता है कि लोग जैसे फैल गया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या करना चाहिए उसको, उस कठिन परिस्थिति में अपने जो इमोशंस हैं जो फैल गए हैं उनको समझ लो खींच कर इकट्ठा करना। पुल मतलब खींचना, योरसेल्फ अपने आप को उस कठिन परिस्थिति में, टुगेदर यानी एक साथ में अपने आप को, अपने इमोशंस को खींच कर इकट्ठा करना और उसके बाद शांत होकर उस सिचुएशन का सामना करना, तो उसको बोलते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब आओ अगला वर्ड देखते हैं। देखो वर्ड नंबर 51, देखो क्या है, वर्ड क्या कहता है, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स ये बहुत बार पूछा गया है और एसएससी में ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में, जैसे आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इन सारे एग्जाम्स में ये वर्ड बहुत पूछा गया है। मैंने कई बार इनको देखा है उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स में। अब देखो इसका मीनिंग देता कैसे है एग्जामिनर, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है, या समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, एन अननोन एंट्री। देखो एन अननोन एंट्री ये भी आया है, ये सीडीएस में आया था, मुझे याद है अभी मैंने जब पेपर देखा था उसमें तो ये आया था कि एन अननोन एंट्री। देखो अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, ठीक है, ये भी वर्ड आया है इसके अर्थ के रूप में। अगर आप लोग एक पढ़ के जाएंगे ना तो वहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो आपको अर्थ पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको ऐसे याद करना है कि आप वहाँ खुद कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका हिंदी अर्थ होता है अप्रत्याशित या विजेता, ठीक है। अप्रत्याशित विजेता मतलब अप्रत्याशित विजेता किसको बोलते हैं कि जिसको लोगों ने सोचा ही ना हो कि ये कहाँ कर पाएगा, है ना। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आप अपने पर रिलेट करिए, इसे खुद पे रिलेट करेंगे आराम से याद होगा। क्या है कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, लेकिन कोई आपके जानने में, रिश्तेदारी में कोई ऐसा होगा जो लोग कहते होंगे कि अरे यार इससे कहाँ हो पाएगा, ना पढ़ता है या ना कुछ करता है, या इससे तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। उन्होंने आपको इग्नोर किया हुआ है कि करने दो तैयारी, इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, आपने मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की और अचानक से आपका एग्ज़ाम निकल गया, ठीक है, अचानक से आप सक्सेस हो गए। जब उनको एक ये न्यूज मिलेगी तो उनके लिए क्या होगा, अ डार्क हॉर्स, ठीक है, उनके लिए ये सिचुएशन क्या होगी, अ डार्क हॉर्स होगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लो
अब देखो इसको निमोनिक्स से कैसे याद करेंगे। रेस में एक ऐसा काले रंग का घोड़ा यानी डार्क हॉर्स जिस पर किसी ने दांव नहीं लगाया था और वो अचानक जीत जाए तो क्या हुआ, उसको बोलेंगे छुपा रुस्तम या अप्रत्याशित विजेता। ठीक है, मतलब कोई रेस हो रही थी, उसमें एक से घोड़े आए थे जो काफ़ी ज़्यादा दिखने में लगते थे कि हाँ यही जीतेंगे, तो लोगों ने उस पर काफ़ी पैसा लगाया, काफ़ी दांव खेला। लेकिन एक ऐसा घोड़ा था जो काले रंग का था, जो दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं था। ठीक है, तो उस पर लोगों ने क्या किया, कोई दांव नहीं लगाया। लेकिन हुआ क्या कि जब रेस हुई तो उसी ने वही जीत गया। ठीक है, उसी ने दांव मार दिया उसमें। तो क्या हुआ, उन सबके लिए वो अप्रत्याशित जीत थी, मतलब वो छुपा रुस्तम निकला बिल्कुल। तो ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग कहने मतलब कि जैसे होता नहीं कि नज़र लगाने लग जाते हैं, तो उस टाइप का सीन होता है कि जो बिल्कुल छिपा हुआ रहता है और फिर अचानक से उसकी जीत हो जाए। चलो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस पर। वर्ड है कि अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन क्या बोलते हैं इसको, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, या फिर एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट। इसका हिंदी अर्थ होगा कौड़ी के भाव बेहद सस्ते रूप में। क्या है, अ डाइम अ डजन का मतलब कौड़ी के भाव, मतलब बहुत सस्ता। तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि डाइम मतलब होता है कौड़ी, सिक्का। ठीक है, डाइम का मतलब कौड़ी या सिक्का, मतलब सिक्के क्या हैं, दर्जनों के भाव मिल रहे हैं। एक ही सिक्के में अगर कोई चीज़ दर्जन भर मिल जाए तो मतलब वो बहुत आम है और उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई चीज़ है, वो एक सिक्का आपने दिया, मतलब एक का सिक्का दिया, अ डाइम मतलब एक सिक्का दिया, और हुआ क्या कि आपको एक डजन मिल गई, मतलब एक दर्जन मिल गई। ठीक है, 1 रुपये में आपको कोई चीज़ दर्जन भर मिल जाए तो क्या कहेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब 1 रुपये में एक दर्जन मिल गई तो बहुत सस्ती है, तो उसको बोलते हैं अ डाइम अ डजन। ठीक है, डाइम का अर्थ अगर आपको पता चल गया, डाइम का मतलब होता है कौड़ी या सिक्का। कौड़ी क्या है, पहले जो चलती थी एक करेंसी के रूप में, तो उसके लिए ये वर्ड बना हुआ है कि अ डाइम अ डजन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि अ स्टोन्स थ्रो अवे। स्टोन्स थ्रो अवे का क्या अर्थ होता है, थोड़ी दूरी पर। मतलब अ स्टोन्स थ्रो अवे को ऐसे याद कर लो कि जैसे आपने कोई पत्थर उठाया और उसको फेंका। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस पत्थर को फेंकेंगे तो वो जाके कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर गिरेगा। आपने बहुत फेंका तो मान लिया 80 से 90 मीटर, ठीक है, 100 मीटर गिर गया, बहुत हो गया तो। ठीक है, तो क्या हुआ, उसी को बोलेंगे अ स्टोन्स थ्रो अवे। मतलब इतनी नज़दीक है कोई चीज़ कि आप पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी। याद करने का क्या तरीका है, इतनी पास की जगह जहाँ आप खड़े खड़े एक पत्थर फेंकें तो पहुँच जाए, यानी बहुत कम दूरी। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं। देखो वो जब ईडियम्स या फ्रेज से ही आप लोग जब अर्थ निकालना स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, इसका अर्थ नए सिरे से बनाना। ठीक, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब नए सिरे से बनाना। इंग्लिश में क्या आया है इसका वर्ड मीनिंग, एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड। और क्या है, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, किसी चीज़ को फिर से शुरू करना, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। कैसे याद करेंगे, निमोनिक्स क्या है इसका, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब देखो याद करने का तरीका, जब कोई मॉडल या प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो डिजाइनर क्या करता है, डिजाइनर को वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पर आकर शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, क्या हुआ कि आपने मान लिया कोई ड्राइंग करता है, ड्राइंग से ही ले लो कि कोई ड्राइंग करता है, तो ऐसे अपना बोर्ड वोर्ड लगा के ड्राइंग कर रहा था, अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट तैयार करके जब उसने जाकर जो लोग उसको पास करते थे, जो लोग उसको क्वालिफाई करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। जब उसने रिजेक्ट उन लोगों ने कर दिया तो वो क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फिर से आएगा। तो फिर से कहाँ आएगा, अपने बोर्ड पे ही तो आएगा। जब कोई ड्राइंग बनाता है तो ड्राइंग के लिए वो बोर्ड पे ड्राइंग करता है। तो अपने जब बैक आने का मतलब सक्सेस नहीं मिली उस चीज़ में, तो वो चीज़ अनसक्सेसफुल रही, तो उसको फिर से नए शुरू से स्टार्ट करना, तो उसको बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब देखो वर्ड ही बता रहा है इसका अर्थ क्या है। पहले चीज तो हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, निरर्थक प्रयास, ठीक है। इसका अर्थ होता है निरर्थक प्रयास, और इंग्लिश में भी देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछा गया है, जो इसके मीनिंग वर्ड दिए गए हैं। तो देखो, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, मतलब कोई ऐसा कार्य करना जो काम ही नहीं कर रहा हो, ऐसा तरीका यूज करना जो काम नहीं करता। या फिर एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, ठीक है, मतलब किसी रॉन्ग पर्सन को एक्यूज बना देना, तो या डिनाउंस कर देना, उसको बोलते हैं मतलब निरर्थक प्रयास करना कुल मिला के। अब वर्ड क्या बोलता है, पहले तो हम लोग अपनी निमोनिक्स देखते हैं, फिर एक और तरीका अगर ज़रूरत पड़ी तो बताएंगे। देखो क्या है कि बिल्ली पेड़ ए पर चढ़ी है और कुत्ता पेड़ बी पर भौंक रहा है, ठीक है। मतलब कुत्ता गलत जगह मेहनत कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, गलत दिशा में किया गया प्रयास, ठीक है। अगर आप लोग समझ गए तो देखो क्या है कि कुत्ता किसी बिल्ली को दौड़ाए हुए था और वो क्या हुआ, एक पेड़ पे चढ़ गई, लेकिन उसने वो देख नहीं पाया कि किस पेड़ पे चढ़ी है, लेकिन बस उसको इतना पता चला कि ये पेड़ पे चढ़ी है। लेकिन जिस पेड़ पे बिल्ली थी कुत्ता उस पे नहीं, दूसरे पेड़ पे भौंक रहा था, तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। या फिर कुत्ता बिल्ली की अगर कहानी नहीं याद आती है आपको एग्जाम में, तो इसको ऐसे याद करो, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब क्या है कि अगर कोई कुत्ता है, कुत्ता देखो बार्किंग से कुत्ता ही दिमाग में आएगा, कुत्ता भौंकने बार्क के लिए, कुत्ते को भौंकने के लिए यूज किया जाता है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कि मतलब किसी पेड़ पे भौंक रहा है, तो पेड़ पे भौंकने का कोई अर्थ है, मतलब कोई अच्छा कार्य है नहीं है, निरर्थक कार्य है। तो उसको उससे आप लोग कर सकते हैं कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, मतलब उसका कोई वर्क ही नहीं है, जो कोई काम तरीका वो काम नहीं करेगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको बार्किंग से कुत्ता याद आ जाएगा, तो कुत्ते बिल्ली वाली कहानी आपको फिट बैठेगी आई थिंक, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लिखी थी कि ये कुत्ते बिल्ली वाली कहानी आप लोग बार्किंग से निकाल सकते हैं। और रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ पे भौंक रहा है, तो गलत पेड़ का मतलब एक कोई सही पेड़ है, तो सही पेड़ है जिसपे बिल्ली चढ़ी है, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लो। अगला वर्ड क्या है, वर्ड नंबर 56 क्या कहता है, बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब आपके जितने भी कान है ना, सब में रहना, सब में होना। मतलब आप अपने किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब गौर से सुनना, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ही गौर से सुनना, लिसनिंग इंटेंसली। या फिर टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, मतलब कि किसी चीज़ को सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहना। मतलब कहते नहीं कि अपने कान लगाए हुए हैं, वो मतलब बैठे तो दूर हैं लेकिन उनका जो कान लगे हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जो उनके कान हैं इधर ही लगे हुए हैं। बी ऑल ईयर्स मतलब अपने सभी कानों के साथ वो इधर ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करो, देखो 11 बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ कानों या ईयर्स पर लगा देना, यानी किसी बात को पूरी उत्सुकता और ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोगों ने भी कभी ये किया होगा या देखा होगा ऐसे लोगों को कि जैसे किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, मान लिया आपका कोई पड़ोसी है और उसके घर में लड़ाई हो रही है, तो जो दूसरे पड़ोसी होते हैं या आप ही हैं, ठीक है, आप अपने खुद से रिलेट करिए कि जैसे आपके पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है, तो क्या हुआ, आप वहाँ पूछने तो जा नहीं सकते हैं कि भाई आप किस लिए लड़ रहे हैं, तो वो बोलेगा तुमसे क्या मतलब। तो क्या होता है कि लोग बाहर से ही कान लगाते हैं कि कौन सी बात अगर कोई बोल दे तेज से, मैं सुन लूँ तो मुझे रीजन पता चल जाए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बी ऑल ईयर्स, मतलब अपना पूरा ध्यान अपने कान पे लगा देना, मतलब कान जो चीज़ सुन रहे हैं उसको तुरंत समझना। आई थिंक समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या है, रात दिन एक करना, यानी देर रात्रि तक काम करना, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या है कि पुराने ज़माने में जब लाइट नहीं थी तो क्या होता था कि रात के 12 बजे मिडनाइट तक तेल या दिया जलाकर पढ़ना, देर रात तक कड़ी मेहनत करना, ठीक है। तो इसको तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कि बहुत देर तक, मिडनाइट तक वो ऑयल जलाता है, मतलब कि दिया जलाता है। तो किस लिए जलाता है, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात एक करके किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या था कि टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट एट द नाइट, टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, कि कोई बहुत ही कठिन कार्य करना या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगला वर्ड
क्या है 58। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का अर्थ क्या होता है, जैसा बाप वैसा बेटा। अब देखो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ओल्ड ब्लॉक का मतलब लकड़ी का पुराना टुकड़ा। क्या है, इसको कैसे निमोनिक से पहले देख लेते हैं कि पुराने टुकड़े से ही काटकर एक छोटा सा टुकड़ा यानी चिप निकाला गया, जाहिर है वो अपने पिता यानी ओल्ड ब्लॉक जैसा ही होगा। समझ गए, ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या है, एक पुराना कोई लकड़ी का टुकड़ा था और उससे ही काटकर एक छोटा चिप जैसा टुकड़ा और निकाला गया, तो वो जाहिर सी बात है जो क्वालिटी उस पुराने टुकड़े में रही होंगी वही क्वालिटी इस नए टुकड़े में हो गई जो छोटा सा निकाला गया है। तो क्या है कि जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब रिमाइंड देम ऑफ वंस फादर, ठीक, ये भी पूछा गया है। या फिर समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर, मतलब कोई अपने पिता के जैसे ही कैरेक्टर में और बिहेवियर में सेम जैसा हो, तो उसको बोलेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक। या फिर रिजेंबलिंग पेरेंट्स, ठीक। तो ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे जो कि इंग्लिश में आपको एग्जाम्स में पूछे गए हैं आप सबसे PYQ में। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आई थिंक समझ गए होंगे वर्ड क्या है। देखो गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कि हाथ से निकल जाना, गेट आउट निकल गया हाथ से निकलना या बेकाबू होना। वर्ड ही इसका अर्थ बता रहा है, मीनिंग बता रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं कि टू बिकम अनकंट्रोलेबल, ठीक है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर चले जाना। क्या है कि पतंग की डोर या किसी का हाथ आपके हाथ से छूट जाए, मतलब स्थिति आपके काबू से बाहर हो गई, हाथ से निकल गई, ठीक है। तो वही है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से बाहर चला गया, तो आपके कंट्रोल से बाहर चला गया। नेक्स्ट वर्ड है पुल समवन्स लेग, पैर खींचना किसी के, कहते हैं ना टांग खींच रहा मेरा, तो इसको तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पुल समवन्स लेग मतलब किसी के पैर खींचना। तो क्या है कि टू मेक फूल ऑफ, या देखो इंग्लिश वर्ड जो हैं ये ना ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वहाँ सेलेक्ट करने में आपको अर्थ पता होगा, सब कुछ पता होगा, कन्फ्यूजन यही होता है कि इसका आंसर क्या होगा क्योंकि बहुत घुमा के पूछता है। देखो टू मेक फूल ऑफ, ठीक है, मूर्ख बनाना। प्लेइंग अ जोक विद समवन, मतलब प्लेइंग अ जोक विद समवन आपने देखा होगा, जब दो चार मित्र आपस में बैठते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे तीन लोग बैठे, ठीक है, 3 लोग बैठे तो 2 लोग मिलके किसी एक का मजाक उड़ाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पुल ऑफ समवन लेग्स, मतलब प्लेइंग अ जोक विद समवन मतलब किसी के साथ मजाक करना, ठीक है। तो उसको भी बोलते हैं टू टीज समवन, किसी को चिढ़ाना, उसको भी यही बोलते हैं टू पुल समवन्स लेग। तो क्या है कि हिंदी का सीधा मुहावरा है टांग खींचना। जब दोस्त मजाक में आपको परेशान करते हैं या आपकी चुटकी लेते हैं तो उसको ये वर्ड बोलते हैं पुल समवन्स लेग। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है, देखो 20 वर्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार रिवीजन करना चाहेंगे, चलिए रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के 20 वर्ड फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे चलते रहने से कोई मतलब नहीं है जब तक याद ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी है बाद में PDF को खोल के नहीं देखेगा, तो हम लोग यहीं क्यों ना याद करते हुए चलें। अब देखो मैं वर्ड बोलूँगा, इडियम से बोलूँगा, आप लोगों को उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, ठीक है, वो आपको याद करना है, या फिर हिंदी ही आप अपने दिमाग में मतलब कुछ उसका आना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ इसका क्या अर्थ है, रिलेट करना चाहिए। तो बस इतना करिए, ठीक है, मैं वर्ड बोलूँगा आपको रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। पहला वर्ड है टू टर्न अ डीफ ईयर। नेक्स्ट वर्ड रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट by fit and starts. Next by leap and bounds. Cook and bull story. Cook and bull story. Give someone the cold soldier. In a nutshell. In the same boat. Pull yourself टुगेदर। क्या है, पुल योर सेल्फ टुगेदर। अ डार्क हॉर्स।
नेक्स्ट अ डाइम अ डजन। नेक्स्ट है आई स्टोन्स थ्रो अवे। नेक्स्ट वर्ड है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगला वर्ड बी ऑल ईयर्स। अगला बर्न द मिडनाइट। अगला चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। गेट आउट ऑफ हैंड। लास्ट है पुल समवंस लेग। अब आप लोग बताइएगा कि इन 20 वर्ड में आप लोगों के कितने वर्ड सही हुए। ठीक है, अगर आप लोग इन 20 वर्ड में, वैसे तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाए हैं, 20 में 20 आप लोगों को कर लेने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप लोग 17-18 तक पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान से क्लास को देखा है और तैयारी आपकी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो स्टार्टिंग के 20 वर्ड हम लोगों ने प्रैक्टिस किए इसमें कितने आपके सही थे। अब आओ अगले 20 वर्ड देखते हैं। देखो पहला वर्ड है टेक विद अ पिंच। देखो टेक विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ साल्ट। ठीक है, क्या इसका अर्थ होता है? आंख मूंद कर विश्वास ना करना, यानी थोड़ा बहुत संदेह होना किसी पर। तो इंग्लिश में आया था इसका मीनिंग नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, या टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। टू लिसन टू समथिंग विद अ कंसिडरेबल डाउट मतलब कि किसी को सुनना थोड़ा डाउट के साथ, कि ये उसके ऊपर 100% विश्वास ना करना। तो क्या है याद करने का तरीका कि किसी की फेंकी हुई बातों को सीधा निगलने की बजाय उसमें थोड़ा सा नमक या पिंच ऑफ साल्ट डालकर टेस्ट करना, मतलब बातों पर शक करना। ठीक है, समझो कि टेक विद अ पिंच ग्रेन ऑफ साल्ट, कि जैसे कोई बातें बोल रहा है तो डायरेक्ट उस पर विश्वास ना कर लेना कि हाँ ये क्या है। पिंच देखो यहाँ पे हम लोग इससे पकड़ेंगे कि पिंच ऑफ साल्ट। ठीक है, पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब क्या है इसका, कि थोड़ा सा नमक ऐड करना, मतलब कि उसको टेस्ट करना। ठीक है, टेस्ट करना उसको बोलेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करना। तो इसको बोलते हैं टू पिंच अ ग्रेन साल्ट, कि आंख मूंद कर बिल्कुल विश्वास किसी पर नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, आओ अगला वर्ड देखते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से इस नेमोनिक्स को पढ़ लीजिएगा या वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। देखो नेक्स्ट वर्ड है द लायंस शेयर। बताओ इसका अर्थ क्या होगा? क्या है? द लायंस शेयर। अब आओ देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या है। हिंदी मीनिंग है सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। द लायंस शेयर का मतलब सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। मतलब कैसे है कि जैसे जंगल का राजा क्या होता है? शेर होता है। जब शिकार करता है तो वो हमेशा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हिस्सा खुद ले लेता है। ठीक है, जैसे द लायंस शेयर मतलब लायन का जो हिस्सा है वो क्या होगा, तो लायन का हिस्सा क्योंकि उसी ने शिकार किया है तो वो सबसे बड़ा हिस्सा लेगा उस शिकार का। तो ऐसे रिलेट कर लो कि जो लायन ने शिकार किया उसका हिस्सा। तो इंग्लिश वर्ड क्या है इसके? इंग्लिश मीनिंग द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, या द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। तो ये इसके अर्थ हो जाएंगे। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना। समझ गए होंगे, जैसे मैंने हिंदी वर्ड लिखा है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी पूरी ताकत से किसी चीज को फोर्स करना। ठीक है, पूरी ताकत से मेहनत लगा के किसी कार्य को करना। क्या है इसका अर्थ? इंग्लिश मीनिंग टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ठीक है, टू फाइट फ्यूरियसली एंड फियरसली विद ऑल वंस स्ट्रेंथ एंड एफर्ट, मतलब अपना पूरा प्रयास करना एक एनर्जी के साथ, अलग लेवल की एनर्जी के साथ पूरी ताकत झोंक देना उस चीज को करने में। क्या है कि निमोनिक्स जब किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने दांतों और नाखून यानी टूथ और नेल्स का भी इस्तेमाल करता है, यानी पूरी ताकत से लड़ता है। ठीक है, टू फाइट लड़ना, टू फाइट टूथ एंड नेल्स मतलब जैसे कोई है ना कि किसी से किसी की लड़ाई हो रही है, देखा होगा, तो जैसे कोई हारने लगता है तो वो क्या करता है? उसको दांत से काटने लग जाता है, नाखून से नोचने लग जाता है।
तो उसी को बोलते हैं, मतलब किसी भी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा के उस फाइट को जीतना उसका मकसद हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल्स। अगला वर्ड देखते हैं, वर्ड है देखो टू हिट द सैक। इसका अर्थ होता है सोने की तैयारी करना। टू प्रिपेयर फॉर स्लीप यानी टू गो टू बेड, ठीक है। टू हिट द सैक, सैक का मतलब होता है बोरी, बोरी बिस्तर। देखो क्या है कि सैक का मतलब होता है बोरी बिस्तर भी होता है। थका हुआ हारा इंसान जब बिस्तर या सैक पर जाकर गिरता है, हिट करता है, मतलब वो सोने जा रहा है, ठीक है। सैक का मतलब क्या होता है, बिस्तर होता है। तो अगर कोई थका आदमी है और जाके बिस्तर पे लेट गया, मतलब हिट हो गया, मतलब गिर गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो सोने की तैयारी में है। तो इसको ऐसे रिलेट कर लो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अंडर अ क्लाउड। ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी किया है। अंडर द वीदर एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, अंडर द वीदर। तो उसका अर्थ क्या था आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखता हूँ कितने लोगों ने ध्यान से क्लास को पढ़ा था, ठीक है। आपका रिवीजन भी है और इसको आप लोग यहीं पे कमेंट में बताइए। अंडर द वीदर का क्या अर्थ मैंने बताया था पिछली क्लास में। देखो इसका क्या अर्थ होगा, अंडर सस्पिशियन, मतलब शक के दायरे में, ठीक है। शक के दायरे में जो होता है उसको बोलते हैं अंडर अ क्लाउड, ठीक है। अंडर अ क्लाउड का मतलब शक के दायरे में। 8 बार देखो ये वर्ड पूछा गया है और इसको कैसे याद करेंगे निमोनिक्स से, कि जिसके सिर पर काले बादल मंडरा रहे हों, मतलब उस पर कोई मुसीबत आने वाली है या पुलिस का शक है, उस पर सस्पिशन है। क्या आप लोगों ने बहुत सुना होगा आसपास के लोगों को कहते हुए कि उसके ऊपर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। तो वही है कि अंडर अ क्लाउड है, उसके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, तो उसके ऊपर शक है, तो शक के दायरे में वो चल रहा है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 66 नंबर क्या है, वर्ड है एज फिट एज फिडल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एज, अब जो ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें देखो ये पूछा गया है, 8 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये काफ़ी बार मैंने और भी एग्जाम में देखा है, जो एसएससी के अलावा दूसरे एग्जाम्स हैं उसमें भी ये वर्ड बहुत पूछा गया है, एज फिट एज अ फिडल। तो देखो इसका अर्थ होता है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, फिट है ना, जैसे कोई फिट इसमें वर्ड यूज हुआ है तो बहुत ही फिट है। क्या है देखो इसको मीनिंग क्या आया था कि स्ट्रांग एंड हेल्दी इन अ परफेक्ट हेल्दी कंडीशन, उसको बोलते हैं एज फिट एज फिडल। तो याद करने का क्या निमोनिक्स है कि फिडल का मतलब क्या होता है, सारंगी या वायलिन। तभी अच्छी धुन निकालता है जब उसके तार एकदम फिट यानी टाइट हों। इंसान का फिट होना मतलब पूरी तरह से स्वस्थ होना, ठीक है। आप लोग फिट से इसका अर्थ आई थिंक आसानी से निकाल सकते हैं। अगर फिडल का वर्ड आपको अर्थ नहीं भी आता है लेकिन वैसे आप लोग देख लीजिए, फिडल का मतलब सारंगी या वायलिन होता है। तो अगर सारंगी वायलिन है वो किस पे, तारों से बजाई जाती है। जब उसके तार बिल्कुल खींचे हुए होंगे तभी उनसे अच्छी ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो इंसान जब एकदम फिट होगा तभी वो अच्छा स्वस्थ होगा। तो बस ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड आओ देखते हैं, वर्ड नंबर 67 क्या कहता है, बेस्ट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। बेस्ट ऑफ द वर्ड्स का मतलब क्या होता है, दोनों हाथों में लड्डू, यानी हर प्रकार लाभ की स्थिति में होना, ठीक है। कहते नहीं कि तुम्हारे तो भैया दोनों हाथों में लड्डू हैं इस टाइम, तो उसी चीज को इसमें बोला गया है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, ठीक है। बोथ वर्ड्स मतलब कि जो दो दुनिया है, देखो इसको भी हम बताएंगे कैसे, कि अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ऑल द एडवांटेज या एन आइडियल सिचुएशन, उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ द वर्ड्स। देखो इसको निमोनिक्स क्या है इसका, अगर आपको ऑफिस में सैलरी खूब मिले और घर में काम करने के का भी मौका मिले, यानी वर्क फ्रॉम होम भी मिले, तो ये दोनों दुनिया वर्ड्स के मज़े यानी बेस्ट लेने जैसा है, ठीक है। अब दोनों दुनिया मतलब क्या है, देखो इसको ऐसे याद करो कि दोनों दुनिया का मतलब कहते नहीं कि इनको लौकिक और पारलौकिक दोनों का सुख है, ठीक है। मतलब कि लौकिक और पारलौकिक दोनों का सुख है, मतलब जहाँ पे अभी रह रहे हैं यहाँ भी सुख है और इतना अच्छा काम है इनका कि इनको मरने के बाद स्वर्ग वाला सुख भी होगा। तो वैसे कहते हैं मतलब कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दो दुनिया ऐसे रिलेट कर लो। बेस्ट ऑफ द वर्ड्स मतलब दोनों हाथों में लड्डू होना, यहाँ भी ये सुख कर रहे हैं और आगे चलकर भी सुख ही करेंगे, तो इनके लिए दोनों हाथों में इनके लड्डू हैं, मतलब दोनों वर्ड्स में इनको
एक जैसा माहौल है, बिल्कुल सुखी रहेंगे। तो ऐसे इसको रिलेट कर लो कि दोनों हाथों में लड्डू होना, बेस्ट ऑफ द वर्ड्स। इतना बहुत है इसको समझाने के लिए, आई थिंक समझ गए होंगे। आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है कि बाई हुक और बाई क्रूक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क कर लीजिए। क्या है कि कैसे भी करके, बाई हुक और बाई क्रूक, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से, एन केन प्रकारेण उस कार्य को करना। क्या है, बाई एनी मीन्स गुड और बैड, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी कार्य को करने के लिए अच्छा तरीका अपनाना, अगर बुरा रास्ता अपनाना है तो वो भी अपना लो, इतना जरूरी काम ऐसे करना। यूजिंग वॉट एवर मैथड आर नेसेसरी, जो भी तरीका हो सके यूज करना। इन वे वॉट एवर वे वन कैन, मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे इस कार्य को किया जा सके, हो सके। तो देखो इसका निमोनिक्स क्या है, या तो सीधे कांटे हुक से फंसाकर काम निकालो, या टेढ़े तरीके क्रुक से, मतलब साम दाम दंड भेद लगाकर किसी कार्य को करना, बाई हुक और बाई क्रूक, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब देखो दांतों के ऊपर कोई स्किन होती है, कोई स्किन नहीं होती है, लेकिन फिर भी दांतों की स्किन की बात की गई है, यानी बहुत कम अंतर से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, हैविंग अ नैरो एस्केप टू जस्ट बेयरली मैनेज टू अचीव समथिंग। अब देखो क्या है, क्या दांतों टीथ में कोई खाल या स्किन होती है? नहीं होती है, यानी ना के बराबर, मतलब बाल बाल बचना या बहुत ही कम मार्जिन से बचना, ठीक है, उसको बोलते हैं टू बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। मतलब जब जैसे टीथ पे कोई स्किन नहीं होती है, वैसे बिल्कुल हल्का सा बाल बाल बचना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक सेकेंड, देखो वर्ड है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब निराशा में भी आशा की झलक होती है। क्या है कि एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। क्या है कि समथिंग प्रॉमिसिंग इज ए देयर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये कुछ कोई आए, मतलब आपके साथ कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है और कोई थोड़ा सा आपके साथ वादा कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं कि निराशा में एक आशा की झलक दिख गई, ठीक है, कि मैं इस कार्य को आपकी मदद करूंगा, तो होता नहीं है। तो देखो याद करने का निमोनिक्स क्या है कि काले घने बादलों के पीछे छुपने के बाद भी सूरज की किरण किनारे से चांदी जैसी निकले चमकती है, तो मुसीबत में भी एक आशा होती है, ठीक है। जैसे क्या है कि बहुत काले बादल छाए हुए हैं, बहुत घने काले बादल, और उनके पीछे से एक रोशनी आपको दिखे, ठीक है। मतलब काले बादल का मतलब ये है कि आपके साथ जो कोई सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, जिसमें किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक आशा की किरण आपको दिख गई, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो उसको बोलते हैं ये एवरी क्लाउड हैड अ सिल्वर लाइनिंग। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड है ग्रीज द पाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रीज द पाम। ये वर्ड मैंने ज़्यादातर देखा है किसमें, जो सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने ये वर्ड बहुत बार देखा है। तो क्या है, इसका अर्थ होता है मुट्ठी गर्म करना, ठीक है। ग्रीज द पाम मतलब कि मुट्ठी गर्म करना, यानी मुट्ठी कब गर्म कहते हैं, नहीं हाथ मुट्ठी गर्म करो, किस्मत रिश्वत देना, ठीक है। टू ब्राइब डिस्क्रीटली, मतलब छुप कर, टू ब्राइब समवन, किसी को घूस देना। क्या है कि मशीन को स्मूथ चलाने के लिए किसकी ग्रीस की आवश्यकता होती है, ग्रीस लगाते हैं। वैसे ही सरकारी बाबू के हाथों में पाम पैसे ग्रीस लगाना, ताकि फाइल जल्दी आगे बढ़े, ठीक है। ग्रीस द पाम, पाम मतलब क्या होता है, हथेली, हथेली पे क्या हुआ, ग्रीस लगा दिया, हथेली पे ग्रीस लगा दिया, तो क्या हुआ, वो जो आपकी फाइल थी वो तेजी से खिसक गई, मतलब पैसों की ग्रीस लगा दी तो फाइल जो है और आगे जल्दी खसक गई, बस ऐसे रिलेट कर लो। अगला क्या है कि हैंड इन ग्लो, हैंड एंड ग्लो, ठीक है, दोनों पूछा जा सकता है, हैंड इन ग्लो भी पूछा जा सकता है, ये भी सही है, और हैंड एंड ग्लो भी पूछा जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका अर्थ क्या होता है, घनिष्ठ संबंध। इंग्लिश में क्या पूछेगा इससे, इन क्लोज एसोसिएशन या इन पार्टनरशिप और समथिंग डिसऑनेस्ट, वेरी इंटीमेट टर्म्स। क्या है कि जैसे दस्ताने यानी ग्लव जो हैं, हैंड इन ग्लव
या हैंड एंड ग्लव। क्या है कि जैसे दस्तानों में हाथ बिल्कुल फिट और चिपक कर रहते हैं, वैसे ही दोनों के बीच बहुत गहरी और घनिष्ठ पार्टनरशिप होना। ठीक है, मतलब जैसे दो लोग हैं तो उनके बीच ऐसी पार्टनरशिप होना जैसे आप हाथों में दस्ताने को पहनते हैं। हाथों में दस्ताने कैसे पहने जाते हैं कि उंगलियां हैं तो उंगलियों के लिए उनका अपना वो भी डिजाइन होता है कि उंगली किस साइज की उंगली किस दस्ताने के उसमें रहेगी। ठीक है, तो वैसे रहता है। तो वैसे ही मतलब इतनी घनिष्ठता से मित्रता होना दो लोगों की, तो उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव। मतलब ग्लव और हैंड की दोस्ती हो गई, इतनी घनी दोस्ती, हैंड एंड ग्लव ये भी है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड क्या है 73 नंबर, इन हाई गुड स्पिरिट। इन हाई या फिर गुड स्पिरिट, इसका अर्थ होता है उत्साह से भरपूर। इन हाई मतलब भरपूर, या गुड स्पिरिट्स मतलब क्या होता है, जो अंदर का अपना जोश होता है। ठीक है, स्पिरिट्स इसको बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्ड क्या आया था इसका इंग्लिश मीनिंग, फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, जॉयफुल, चीयरफुल एंड इलेटेड, इसको बोलते हैं उत्साह से भरपूर। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, स्पिरिट का मतलब जोश होता है, कि हाई स्पिरिट मतलब इंसान बहुत ज़्यादा जोश और खुशी में है। ठीक है, उसको बोलते हैं इन हाई स्पिरिट। अच्छा वर्ड है, आप लोग समझ गए होंगे, वर्ड से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है। अगला वर्ड देखो, कीप एट आर्म्स लेंथ, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। कीप एंड आर्म्स लेंथ मतलब दूर से सलाम करना, यानी दूरी बनाकर रखना। कहते नहीं कि इससे एक हाथ की दूरी बना के रखना चाहिए हमेशा, या दो हाथ की दूरी बना के रखो, है ना। ऐसे वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे अपने आसपास लोगों से। तो वही है कि कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी पर इससे हमेशा अपने आप को रखो। तो क्या है कि टू बी एट डिस्टेंस विद समवन, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन। ठीक है, किसी से फ्रेंडली होने से अवॉइड करना। देखो 9 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि किसी को अपने से एक हाथ की दूरी पर रखना, मतलब उससे ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, सिर्फ काम से काम रखना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं क्या है, वर्ड नंबर 75। क्या है कि स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब जोर से, मतलब किसी चीज़ को फेंकना या डालना। ठीक है, अब देखो क्या है कि वर्क वेरी हार्ड टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, मतलब खून पसीना एक करना या कठिन परिश्रम करना। ठीक है, होता क्या है, स्ट्रेन का मतलब होता है जैसे तनाव टाइप में होता है। ठीक है, स्ट्रेन जैसे तनाव होता है। मान लिया आपकी सारी नसों में तनाव हो, जैसे इसको ऐसे रिलेट करो कि आप जब जिम जाते हैं और वहाँ पे कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे से करते हैं जिम, तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि मिरर के सामने खड़े होके आप अपना देखते हैं मसल्स वगैरह कि कितना फूल रही हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ वेरी नर्व्स। वो नसें कब फूलती हैं, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, वेरी हार्ड वर्क करते हैं। तो वही है कि खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। ठीक है, अपने शरीर की एक एक नर्व पर जोर डालना, यानी सफलता के लिए जी जान लगा देना, उसको बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व। अगला वर्ड क्या है, थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड यानी जोखिम भरा काम करना। क्या है, पहले नेमोनिक्स देखते हैं कि कॉशन मतलब चेतावनी, सबको पता होगा, क्या सावधानी बरतना। कॉशन के बोर्ड को हवा में उड़ा देना मतलब किसी खतरे की परवाह किए बिना रिस्क ले लेना। ठीक है, अगर कहीं पे चेतावनी का एक बोर्ड लगा हुआ था उसको हवा में उड़ा देना, तो क्या हुआ कि आपने उसको इग्नोर कर दिया। जो चेतावनी का बोर्ड लगा था मतलब उसमें जो लिखा था कि इस चीज़ का ध्यान रखो, उसको आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो आपने इग्नोर करके क्या हुआ, जोखिम भरा कार्य कर दिया वहाँ पर। तो इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग आया था कि टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क। ठीक है, किसी चीज़ को ऐसा करना बिना रिस्क के बारे में सोचकर। टू बिहेव रेकलेसली। ठीक है, रेकलेसली बिहेव करना मतलब कोई परवाह टाइप में ना होना। ठीक है, कोई जिम्मेदारी अपनी ना दिखाना, तो उसको बोलते हैं थ्रो कॉशन द विंड। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड से कैसे इसको रिलेट करेंगे एक बार फिर से बता देता हूँ कि थ्रो कॉशन द विंड मतलब कि कॉशन का जो बोर्ड था उसको हवा में उड़ा दिया, मतलब उसका ध्यान ही नहीं दिया ऐसा क्या है, और जोखिम वाला काम करने लग गए, तो उसको बोलते हैं। आओ अगला वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड नंबर 77। क्या है,
टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई मतलब नाक रगड़ना या हार मानना। इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर ह्यूमिलिएशन, या फिर हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, या टू अपोलोगाइज हम्बली। देखो क्या है कि घमंड में उड़ने वाले इंसान, निमोनिक से कि घमंड में उड़ने वाले इंसान को जब माफी मांगते हुए हम्बल यानी विनम्र बनकर पाई खानी पड़े, ठीक है, पाई खानी पड़े मतलब बेइज्जती सहकर हार मानना पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं? टू ईट अ हम्बल पाई। समझ गए ना कि किसी को हम्बल होकर किसी से माफी मांगनी पड़े तो उसको बोलते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एट वंस विट विट्स इंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो लोग मूक वगैरह दे रहे होंगे उनको पता होगा कि ये वर्ड कितनी बार और कहाँ कहाँ पूछा जाता है। पैसेज में तो बहुत पूछा जाता है। क्या है कि एट वंस विट्स इंड, क्या है कि कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड, ठीक है, जो कंप्लीटली परप्लेक्स्ड यानी कि जो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, उलझन में डालने वाली होती है, उसको बोलते हैं एट वंस विट्स इंड। क्या है इसको आओ देखते हैं निमोनिक से कैसे याद रखेंगे। विट्स का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, विट्स का मतलब बुद्धि। जब किसी की बुद्धि काम करना बंद कर दे उसका मतलब इंड हो जाए, विट्स का क्या हो जाए? इंड हो जाए, ठीक है, बुद्धि काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? तो इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या करें, पूरी तरह से वो कंफ्यूजन में चला जाता है, ठीक है। एट वंस विट्स इंड मतलब पूरी तरीके से उसका दिमाग काम करना किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन या टाइम पर बंद कर गया तो वो उलझन में पड़ जाता है कि अब मुझे क्या करूं, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, तो उसको बोलते हैं एट वंस विट्स इंड। आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो देखो वर्ड है बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, ठीक है, हवा में कैस्टल्स बनाना, यानी कि कैस्टल्स का मतलब क्या होता है? महल टाइप में कुछ बनाना। तो देखो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या आया था? डे ड्रीम्स, मतलब दिन में सपने देखना, है ना। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप, ठीक है, जो चीज़ नहीं हो सकती है उस चीज़ को करने के लिए एक होप बनाना, ड्रीम बनाना, उसको बोलते हैं बिल्ड कैस्टल इन एयर। देखो इसको हम लोग कैसे याद करें? एक अपनी भाषा में, देसी भाषा में हम लोग इसको याद करेंगे जैसे जो लोग डींग हाँकने वाले टाइप के होते हैं, ठीक है, डींगे हाँकने वाले लोग, उनको क्या बोलते हैं? बिल्ड कैस्टल इन द एयर। मतलब उनके पास है कुछ नहीं ऑन टाइम, लेकिन वो ऐसी ऐसी कहानियाँ आपको बताएंगे कि अब मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये वैसा करूँगा, वैसा कर लूँगा। मतलब वो क्या है? हवा में ही अपने महल तैयार कर रहे होते हैं, उनको करना कुछ नहीं है, लेकिन वो हवा में अपने महल तैयार कर रहे होते हैं। क्या है कि हवाई किले बनाना, यानी असंभव सपने देखना, उसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने निमोनिक्स देख ही लिया। देखिए क्या है कि हवा एयर में महल बनाना मुमकिन नहीं है, मतलब ख्याली पुलाव पकाना या दिन में सपने देखना जो सच नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बर्न वंस ब्रिज या बोट्स। आज का ये लास्ट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। क्या है? बर्न वंस ब्रिज और बोट्स। क्या है कि पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद करना, ठीक है। आप जैसे मान लिया किसी एक नदी बह रही थी, आपने इस पार से उस पार उसको पार किया। पार कैसे किया? आप नदी पार करेंगे या फिर बोट से पार करेंगे या फिर उसके ऊपर पुल होगा उससे पार करेंगे। हुआ क्या कि वो मान लिया पुल था लकड़ी का, ठीक है, और नाव तो लकड़ी की होती है, ठीक है, तो पुल तो क्या था? लकड़ी का था और वो जल गया। क्या हुआ? बर्न हो गया। बर्न वंस ब्रिज और बोट्स, ठीक है। या फिर जिस नाव से आप आए वो जल गई, ठीक है, बर्न का मतलब जल गई। तो आप अब वापस कैसे आएंगे? नहीं आ सकते, पीछे लौटने के सभी रास्ते आपके बंद हो गए, तो उसको बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग आया? तो टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशंस, मतलब कि अपने सभी रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू प्रीवियस सिचुएशन लेटर, मतलब कि अपनी जो प्रीवियस सिचुएशन थी उस पर वापस आना आपके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बर्न वंस ब्रिज और बोट्स। क्या है कि निमोनिक्स एक बार पढ़ लेते हैं कि नदी पार करने के बाद अपना ही पुल या नाव जला देना ताकि वापस लौटने का कोई रास्ता ना बचे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये चीज़। तो आज की हम लोगों ने 40 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग एक बार इसका आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक ये चैलेंज रहेगा कि एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। देखिए इससे पहले हम लोगों ने
20 वर्ड का मतलब कि 40 से स्टार्ट किए थे और 60 तक जब पहुंचे थे तो वहां तक का रिवीजन कर लिया था, तो उसका आप लोगों को स्कोर लिखना है। अब हम लोग 60 से 80 तक वाला कर लेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से हो भी जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखो कहाँ से शुरू करेंगे, 61 से। देखो वर्ड क्या है उसी तरह करेंगे जैसे अभी पहले किया था कि मैं आपको इडियम से बोलूँगा, आपको उसका अर्थ सोचना है। देखो, या फिर आप कॉपी पे, आप बगल में एक कॉपी खोल लीजिए नोट्स, उस पर तुरंत लिखिए साथ में, और भी अच्छे से याद होगा। देखो मैं वर्ड बोला, पहला वर्ड है आज का, मतलब 61 नंबर, क्योंकि 60 तक तो कर लिए हैं, तो 61 नंबर वर्ड है टेक विद अ पिंच ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब किसी चीज़ में नमक मिलाना। क्या मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है द लायंस, द लायंस शेयर। बताओ। देखो नेक्स्ट वर्ड है टू फाइट टूथ एंड नेल्स। नेक्स्ट टू हिट द सैक। नेक्स्ट अंडर अ क्लाउड। अंडर अ वेदर अलग है, उसका तो आपको लिखना है कमेंट में, मैंने बताया ना जैसे आपको। और ये है अंडर अ क्लाउड, इसका बताओ। नेक्स्ट वर्ड है एज फिट एज फिडल। नेक्स्ट वर्ड बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड बाई हुक और बाई क्रुक। देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कई बार उसमें जब पूछा जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, तो क्या क्या पूछ लिया जाता है, बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, मतलब इसमें एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये बाई हुक्स और बाई क्रुक्स नहीं होता है, ये हमेशा बाई हुक और बाई क्रुक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितनी भी ईडियम्स मैंने आपको बताई हैं, इस पॉइंट को मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जितनी भी ईडियम्स मैंने आपको बताई हैं, ये जैसी है ना ऐसे बिल्कुल ऐसे यूज होती हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे बाई है, इसके आगे कुछ आपके आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई सोचे कि इसके बीच में हम कोई चेंज कर दें, जैसे टीथ की जगह टीथ कर दें या टूथ कर दें, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका भी एरर पूछता है, ठीक है। आओ अगला वर्ड देखते हैं। आप लोगों कहाँ पे पहुंचे थे, बाई हुक्स और बाई, सॉरी बाई हुक और बाई क्रुक। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। नेक्स्ट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट ग्रीज द palm। नेक्स्ट हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव या हैंड एंड ग्लव। नेक्स्ट इन हाई और गुड स्पिरिट्स। नेक्स्ट कीप एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट स्ट्रेन एवरी नर्व। नेक्स्ट वर्ड थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट वर्ड टू ईट अ हम्बल पाई। नेक्स्ट वर्ड एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। नेक्स्ट वर्ड है बर्न वंस ब्रिज और बोट्स। तो आज के ये सारे वर्ड हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। अब देखो जिन लोगों के अगर 45 प्लस हैं, ठीक है, जिन लोगों के 45 प्लस सही हैं तो उन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत ध्यान से वो लोग पढ़ते भी हैं। और जिन लोगों के 30 प्लस सही हैं तो आप लोग भी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। सॉरी मैंने इसमें क्वेश्चन ही जब 40 किए हैं तो 45 कैसे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों के 35 प्लस सही हैं, 35 प्लस सही हैं, उन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। और जिन लोगों के 30 प्लस हैं तो उन लोगों को थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जब मैं वर्ड बताता हूँ इनके जो निमोनिक्स हैं बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुना है, मैं कोई ऐसा निमोनिक्स वर्ड लेके आया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इन्हीं वर्ड को हम लोग तोड़ तोड़ के बनाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी आगे के 40 वर्ड प्रैक्टिस करेंगे। तो जो पार्ट 3 में ऐसे इडियम्स आएंगे जो थोड़ा कठिन है, ठीक है। पार्ट 3 जो इसका है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम लोग ट्रिक्स से याद करेंगे तो उसको भी आप 1 मिनट में ही आराम से याद कर ले जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 अब इसका आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से
जय हिंद, जय भारत।